हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। कल हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे स्टैट के। उसके आगे हमारे पास कुछ लॉज हैं जो हमने आज रीड करने हैं। फर्स्ट है हमारे पास हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है? इफ़ वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एंड अ वेट इज अटैच्ड टू द अदर एंड, द स्ट्रिंग एक्सटेंड्स इन लेंथ। हमारे पास क्या होता है कि हमने एक स्ट्रिंग ले ली, उस पर कुछ बॉडी को अटैच कर दिया। जब ये बॉडी इस पे हैंग होगी तो क्या होगा इसमें कि ये बॉडी नीचे को खींचेगी। अगर ये नीचे को खींचेगी स्ट्रिंग को तो स्ट्रिंग में कुछ टेंशन क्रिएट होगी। टेंशन हमने कल रीड किया था क्या होता है। तो ये स्ट्रिंग में जो टेंशन क्रिएट होगी उसका हम रिलेशन लेते हैं हुक्स लॉ में। हुक्स लॉ में क्या होता है हमारे पास, हुक्स लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन द लेंथ एक्सटेंडेड एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इट स्ट्रिंग दैट the tension of an elastic string is produced to the extension of the string beyond its natural length। जो हमारे पास नेचुरल लेंथ होती है, जब किसी चीज़ को हम किसी चीज़ पे टांगते हैं, कुछ हैंग करते हैं, तो वो चीज़ नीचे को खींची रहती है। तो उससे क्या होता है, उसमें जो टेंशन क्रिएट होती है वो टूट भी तो सकती है ना, वो होती है उसकी टेंशन। उसमें कितनी टेंशन क्रिएट होगी। तो हुक्स लॉ कहता है कि उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इफ़ एल बी द नेचुरल लेंथ, ई बी द एक्सटेंशन एंड टी बी द टेंशन। तो टी का फॉर्मूला होता है हमारे पास टी इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ई ओवर एल। लैम्डा जो होता है हमारे पास इलास्टिसिटी का क्या होता है, कोफिशिएंट। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन्स लॉ। न्यूटन लॉ के हमारे पास 3 लॉज हैं न्यूटन के। फर्स्ट लॉ है एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट सो फॉर एज इट इज़ कंपेल्ड बाई इम्प्रेस्ड फोर्सेज टू चेंज द स्टेट। अगर हम कोई भी बॉडी है उसको हमने एक लीनियर मोशन में ले लिया, सीधे मोशन में जा रही है, चाहे रेस्ट में है, वो तब तक रेस्ट में रहेगी, जब अपने स्ट्रेट लाइन के एक मोशन में रहेगी तब तक रहेगी जब तक हम उस पर कोई और फोर्स अप्लाई नहीं करते। क्योंकि अगर हम कोई और फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम उसको जो रेस्ट में उसको मोशन में भी कर सकते हैं। कोई सीधा जा रही है उसको हम उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वो फर्स्ट होता है न्यूटन्स का लॉ। कहता है कि हम जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती। नेक्स्ट नोट है हमारे पास, अ फोर्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ ए गिवन सिस्टम इज एन इंटरनल फोर्स व्हेन इट इज एक्सर्टेड बाय अनदर पार्टिकल ऑफ दैट सिस्टम, अदरवाइज इट इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी हम पार्टिकल पर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो इंटरनल, जो जब वो अपने मर्जी से काम कर रहा है वो इंटरनल फोर्स है, जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे वो क्या होगी, एक्सटर्नल फोर्स। सेकेंड पॉइंट है द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द इंटरनल फोर्सेज ऑफ ए बॉडी डू नॉट ऑल्टर यूनिफॉर्म मोशन in a straight line and that the cause of the change in motion must be external। फर्स्ट लॉ जो है हमारा वो स्टेट करता है कि जो हमारे पास इंटरनल फोर्सेस होती हैं एक बॉडी की, वो खुद ब खुद चेंज कभी नहीं होती जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल मोशन ना लगाएं। क्योंकि वो खुद कैसे चेंज होगा, अगर हम कुछ बाहर से कुछ धक्का लगाएंगे, कुछ पुश करेंगे, कुछ पुल करेंगे तो ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। सेकेंड हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। A body has no tendency to itself to change its state to rest or motion, and if it be kept free from the action of external forces, it will remain in its state of rest or uniform motion in a straight line। इसमें वही सेम बात है, बस थोड़ा सा चेंज है। इसमें उसने बताया कि किसी बॉडी के पास खुद को चेंज करने की कोई कैपेसिटी नहीं होती, कोई टेंडेंसी नहीं होती उसके पास। अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में तो मोशन में रहेगी। कब तक, जब तक हम उसको एक्सटर्नल फोर्सेस से फ्री रखते हैं। जब हम उसको एक्सटर्नल फोर्सेस में बांध देंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस लगा देंगे तो वो अपनी स्टेट चेंज कर लेगा। फ्रॉम अबव लॉ इट फॉलोज इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट और इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन ए स्ट्रेट लाइन, द एक्सटर्नल फोर्सेस इफ एनी विच एक्ट ऑन इट बैलेंस एंड आर इन इक्विलिब्रियम। जब तक वो एक अपने मोशन में है, अपने रेस्ट में है, जब अपने यूनिफॉर्म मोशन में है, तब तक वो बॉडीज़ हमारे पास इक्विलिब्रियम में होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन विच द फोर्स एक्ट्स। हमारे पास क्या होता है, किसी भी जो हमारे पास फोर्सेस अप्लाई करने वाले उसमें जो चेंज आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। डायरेक्टली प्रोपोर्शन कैसे होता है, जैसे हमने जिस पे वो जा रहा था इक्वल होगा जैसे हम उसको उस पर कुछ अप्लाई कर दें। तो हमारे पास F फिजिकल्स टू क्या होता है, mv। नेक्स्ट हमारे पास है
principle of independence of forces. Each force acting on a body will produce an effect in its own direction, irrespective of the presence of any other force. This result follows from law second. It follows from this law that the introduction or removal of two equal and opposite forces along the same line of action will not in any way affect the state of body. The result plays an important role in statics. दिस रिजल्ट इज़ नोन एज अ सुपरपोजिशन लॉ. ये हमारे पास लॉ सेकंड क्या बता रहा है हमें कि हमने जब किसी भी चीज़ पे जो हमने बताया कि अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, तो इसमें हम स्टेट करते हैं कि जो भी बॉडी पे जो इफ़ेक्ट होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा. जैसे हमने उसको पुश कर दिया तो वो आगे को जाएगी, पुल कर लिया वो पीछे को आएगी. ठीक है, तो ये होता है सुपरपोजिशन लॉ. लॉ थर्ड होता है हम जो भी एक्शन करते हैं उसकी रिएक्शन साथ ही होती है. टू एवरी एक्शन देयर कॉरस्पॉन्ड्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस. मिसिबिलिटी क्या होता है? ट्रांसमिसिबिलिटी, जिसमें हम क्या लेते हैं कि कोई चीज़ चेंज होना, कुछ उसमें कुछ चेंजेस आना एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से. ठीक है, वो होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस. A force acting at point of a rigid body may be considered to act at any other point in its line of action provided this latter is either one of the points of the body or rigidly connected with it. हम इसमें नोट करते हैं कोई भी बॉडी है उस पर क्या एक्शन आया, वो होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस. द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस अप्लाइज ऑन ए ओनली टू ए रिजिड बॉडी. एक रिजिड बॉडी पे अप्लाई होगा और हमारे पास ये ट्रांसमिसिबिलिटी कब वैलिड होगी? जब वो उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस होंगी. नेक्स्ट हमारे पास होता है फोर्स का सिस्टम क्या क्या है. हमारे पास फर्स्ट है कोप्लेनर फोर्सेस. कोप्लेनर फोर्सेस वो होती हैं जब सारी फोर्सेस एक ही प्लेन में अप्लाई होती हों. इन दिस सिस्टम द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस लाई इन वन प्लेन. सारी फोर्स एक ही प्लेन में लाई करती हैं. नॉन कोप्लेनर फोर्सेस क्या होती हैं? इसमें क्या होता है सारी फोर्सेस सेम प्लेन में लाई नहीं करती, 2-3 प्लेन होते हैं, उससे ज़्यादा प्लेन हो सकते हैं, उसमें लाई करती हैं. इन दिस सिस्टम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन. नेक्स्ट हमारे पास है कोलिनियर फोर्स सिस्टम. कोलिनियर फोर्स सिस्टम क्या होता है? जब सारी फोर्सेस एक ही लाइन पे काम करते हैं. कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? कोलिनियर हमें बहुत अच्छे से पता है. कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं बेटा? जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, हमने 3 पॉइंट ले लें. तीनों कोलिनियर कब होंगे? जब वो एक ही लाइन पे होंगे. ठीक है, वैसे ही हमारे पास फोर्सेस होती हैं. कोलिनियर फोर्सेस तब होंगी जब वो एक ही लाइन पे अकर करेंगी. नेक्स्ट है कंकरेंट फोर्सेस. कंकरेंट फोर्स सिस्टम हमारा होता है, इस सिस्टम में क्या होता है जो लाइंस होती हैं वो एक पॉइंट पे कट करने लगती हैं फोर्सेस की. इन दिस सिस्टम द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट. This system of forces may be either coplanar or non-coplanar. If there are only two concurrent forces, then the system is always coplanar as one and only one plane can be made to pass through two intersecting lines. Non-concurrent force system. Non-concurrent क्या होता है हमारे पास? जब इसमें हमारी forces की line एक point पे intersect नहीं करती. In this system, the lines of action of all the forces do not intersect at one point. This system may be coplanar or non-coplanar. नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल फोर्स सिस्टम. पैरेलल फोर्स सिस्टम में हम क्या करते हैं कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो पैरेलली वर्क करती हैं. इन दिस सिस्टम द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस आर पैरेलल. This system may be coplanar or non-coplanar. It must be noted that two parallel forces are always coplanar. जब भी दो parallel forces होंगी तो वो एक ही plane में लाई करेंगी. हमारे पास must है कि वो क्या होगा, parallel forces होंगी एक ही plane में coplanar में. नेक्स्ट है हमारे पास equivalent force system. equivalent force system क्या होगा? जब हमारे पास दो बॉडी एक ही बॉडी पे फोर्सेस लग रही हैं, सेम एक्सटर्नल इफेक्ट आ रहा है दोनों में. Two system of forces are said to be equivalent when they have the same external effect on a particle और ए रिजिड बॉडी. किसी भी पार्टिकल पे या रिजिड बॉडी पे हमारे पास जब फोर्सेस सेम एक्सटर्नल इफेक्ट दें तो वो हमारे पास होती है इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम.
नेक्स्ट हम बेटा कल स्टार्ट करेंगे फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। उसके लिए आप ये बेसिक सारा क्लियर कर लेना ताकि हम कल नेक्स्ट चैप्टर अच्छे से रीड कर सकें। थैंक यू बेटा, बाय बाय।